हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का गोविंद गुरु के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए 29 जनवरी 2012 का ईबीएस पेपर का एनालिसिस लेकर आया हूं। और हाँ, आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमको फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता है। ठीक है, इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। क्या है? एक समीर है जो दत्त कार्य मतलब क्या होता है? असाइनमेंट। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षिका के पास क्या कर रहा है? वो असाइनमेंट समय पर जमा नहीं कर रहा है। तो पूछ रहा है कि इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑप्शन में दिया है, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना, उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावक के लिए एक नोट लिखना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि समीर का जो भी दिक्कत है उसको हम लोग पता करें और उसको सलाह दे, परामर्श दे कि वो सही से काम करें, सही से सही समय पे असाइनमेंट दत्त कार्य लाकर जमा कर दे। ठीक है, उसको खेल कूद से रोकने से कोई फायदा नहीं होगा, प्रधानाचार्य के पास सूचित करने से कोई फायदा नहीं होगा, अभिभावक को नोट लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। फायदा कब होगा कि उसका जो अनियमितता का कारण है, जो भी मतलब उसके पास दिक्कत है, उसको पता लगाएंगे और उसको सुधार करने के लिए उसको परामर्श या सलाह देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? यह पढ़ते समय कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थ को किस तरह ताजा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेकों तकनीकों की परिगणना करती है। क्या कर रही है कि खाद्य पदार्थ को ताजा रखा जा सकता है। कैसे ताजा रखा जा सकता है? देखिए क्या दिया हुआ है। उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। उसे धूप में खुला फैला देती है। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। पूछ रहा है उपरोक्त तकनीक बी के लिए निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। ये जो बी है, बी क्या है? उसे गीले कपड़े में लपेट देती है। अब ऑप्शन देखते हैं। पके हुए चावल, पके हुए चावल को आप गीले कपड़े में लपेटिएगा तो चावल और सड़ जाएगा। प्याज लहसुन को भी गीले कपड़े में रखिएगा तो भी सड़ जाएगा। काजू को बर्फी रखिएगा तो भी खराब हो जाएगा। लेकिन हरा धनिया को आप गीले कपड़े में लपेटिएगा तो क्या होगा? हरा धनिया 2-3 दिन तक वैसे ही ताजा का ताजा रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? कक्षा 5 के विद्यार्थी को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेकों उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीके से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा क्या है? गलत है। वो गलत पूछ रही है, घर्षण के बारे में पढ़ा रही है कि घर्षण हमारे लिए कितना उपयोगी है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। दिया हुआ है पेन की नोक यानी टिप और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण हम लिख पाते हैं। ये सही बात है, घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। ठीक है, हमारे जूते और जमीन के बीच होने वाली घर्षण के कारण हम चल पाते हैं। ये भी ठीक है। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी हुई वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास ही वापस आती है। नहीं, ये घर्षण के कारण हमारे पास वापस नहीं आती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारे पास वापस आती है। ठीक है, ब्रेक पर लगने पर वाहन क्या होता है? रुक जाता है। ये भी बात सही है। तो इसमें गलत ढूंढना है। गलत यही है कि घर्षण के कारण कोई वस्तु ऊपर फेंका जाता है तो हमारे पास आती है, घर्षण के कारण नहीं आती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डैश तथ्यों द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं। क्या हो रहा है
कि कटोरी जो है पानी में तैरती है और लोहा का कील पानी में डूब जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है लोहे पानी की तुलना में हल्का और स्टील पानी की तुलना में भारी है। लोहे की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार के तुलना में ज्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार के तुलना में कम है। लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार के तुलना में ज्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार के तुलना में कम है। लोहे पानी की तुलना में भारी और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार के तुलना में ज्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार के तुलना में क्या है, कम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान के शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उचित है। देखिए क्या है, 4 विज्ञान के शिक्षक हैं, 4 तरह का शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। किस पे, वायु प्रदूषण पे। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सा पद्धति सबसे क्या है, उचित है। पहला टीचर बोल रहा है प्रकरण पढ़ाने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्न का उत्तर लिखवाना। दूसरा टीचर बोल रहा है कि विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। तीसरा टीचर क्या बोल रहा है, विद्यार्थियों से कहना कि दीपावली से पहले और बाद के वायु के नमूने इकट्ठा करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। चौथा टीचर बोल रहा है कि विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का स्वस्वर पठन करने के लिए कहना और शब्दावली और संकल्पनाओं का अर्थ स्पष्ट करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए, आप प्रकरण पढ़ाने के बाद अभ्यास में दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखवा रहे हैं, उससे ज्यादा बच्चा नहीं सीख पाएगा। वृत्त चित्र दिखाकर वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ा रहे हैं, उससे बच्चा ज्यादा नहीं सीख पाएगा। आप पाठ को स्वस्वर पठन करवा रहे हैं, बच्चा सब बोल रहा है, उसके पीछे पीछे बोल रहे हैं कि तुम लोग बोलो, चाहे टीचर बोल रहा है और बोल रहे हैं बच्चों को दोहराओ, उससे बच्चा ज्यादा नहीं सीख पाएगा। लेकिन वो खुद से करेगा तो ज्यादा सीखेगा। अब क्या करेगा, दीपावली के पहले वाला वायु का नमूना इकट्ठा करेगा। दीपावली के बाद, दीपावली में लोग पटाखा बजाते हैं, पटाखा उटाखा जलने से क्या होगा कि वायु प्रदूषण हुआ होगा। तो दीपावली के बाद वाला वायु का नमूना लेगा और दीपावली का पहले वाला वायु का नमूना लेगा और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्ष को क्या करेगा, लिखेगा। तो उससे उसको ज्यादा समझ में आएगा कि वायु दीपावली से पहले वाला जो वायु था वो ज्यादा साफ था और दीपावली से बाद वाला वायु क्या है, बहुत ज्यादा प्रदूषित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चे निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। पहला में आक्रामक व्यवहार, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, हाइपर एक्टिविटी यानी अति सक्रियता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आक्रामक व्यवहार। ठीक है, अगर पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता बच्चे में है तो उस बच्चे के अंदर कोई भी तनावग्रस्त जैसा कठिनाई नहीं है। बहुत बात कर रहा है दिल खोल के, इसमें भी वो अच्छी तरीका से ठीक है। ठीक है, अति सक्रियता या हाइपर एक्टिविटीज कर रहा है बच्चा तो उसमें भी वो ठीक है। लेकिन आक्रामक व्यवहार है, आप कुछ बोल रहे हैं, बोलेगा जाएगा कि नहीं, यहाँ से हटो, यहाँ से हटो, तो गुस्सा में है तो यानी कि वह तनावग्रस्त बच्चा है, यानी उसके अंदर आक्रामक व्यवहार आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि टीचर और अभिभावक के बीच में जो अंतःक्रिया माने बातचीत करवाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में दे रहा है कि विद्यालय में हो रहे क्रियाकलाप के बारे में जानकारी साझा करना। ठीक है, ऑप्शन 2 में दे रहा है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। ये भी बात ठीक है। एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में क्या करना, चर्चा करना। इससे क्या होगा, मान लीजिए जो बात टीचर नहीं जानता है बच्चे के बारे में, वो माता पिता या अभिभावक टीचर को बता देंगे। जो बात माता पिता नहीं जानते हैं
बच्चे के बारे में वो टीचर अभिभावक को बता देगा। तो इससे क्या होगा कि दोनों आदमी प्रयास करेंगे इनकी मतलब कमियों को दूर करने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। क्या पूछ रहा है कि मतलब शहरों में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा गाड़ी की वजह से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या समान बात है वहां पे। ठीक है, तो पूछ रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से माने सभी व्यक्ति कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में दे रहा है पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन को नियमित रूप से जांच करवाना। आप रोज रोज उसका जांच करवाइएगा, उससे क्या फायदा होगा, उससे यही होगा कि आप देख सकते हैं कि मेरा इंजन कितना डैमेज है, धुआं कितना दे रहा है, पर धुआं तो देता ही है। कोई भी इंजन कोई भी फ्यूल जलेगा तो किसी का काला धुआं निकलेगा, किसी को उजला धुआं निकलेगा, लेकिन धुआं तो निकलना है, उससे पर्यावरण का प्रदूषण तो होना ही होना है। ठीक है, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना, अक्सर घर से बाहर जाने से बचना। आप घर से बाहर नहीं जाइएगा तो अपने बाल बच्चे अपने घर परिवार का मतलब पालन पोषण कैसे कर पाइएगा। घर से बाहर जाना अनिवार्य ही है, कोई भी काम कीजिएगा, कोई भी जॉब कीजिएगा, बिजनेस कीजिएगा, घर से बाहर जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि ना रखना। आप घर पे अगर स्कूटर कार नहीं रखिएगा, कभी इमरजेंसी में आपको घर पे कोई इमरजेंसी आ जाए तो उस समय आप कहाँ से ढूंढिएगा गाड़ी, तो ये तो रखना अनिवार्य है, स्कूटर या कार रखना अनिवार्य है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से अपना सहयोग दे सकते हैं कब कि आप आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करें। ठीक है, जो भी सरकारी बसें हैं उससे जाएं, तो उससे जाइएगा। मान लीजिए 50 आदमी बस में बैठता है और 50 आदमी अपना पर्सनल गाड़ी से 50 आदमी कहीं जाएगा तो वो ज्यादा धुआं देगा। 50 गाड़ी से धुआं निकलेगा जिससे पर्यावरण प्रदूषण होगा, लेकिन 50 आदमी एक गाड़ी से जाएंगे तो एक ही गाड़ी से ना धुआं निकलेगा, तो एक गाड़ी से जितना निकलेगा उतना प्रदूषण होगा। लेकिन 50 से जाइएगा तो ज्यादा प्रदूषण होगा, एक से जाइएगा तो कम प्रदूषण होगा। तो इसलिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग ही करना उचित होगा शहरों में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का क्या करें, आप प्रयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, वायु हर जगह है। क्या है, वायु हर जगह है। प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है, क्या मृदा में वायु है, क्या पानी में के अंदर वायु है, क्या शरीर में वायु है, क्या हमारे हड्डियों में वायु है। शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है, वर्गीकरण कौशल। देखिए, वो पूछ रहा है कि मृदा में वायु है, पानी में वायु है, शरीर में वायु है, हड्डियों में वायु है, तो उसमें वर्गीकरण मतलब होता है माने विभाग करना। ठीक है, भाग करना, बराबर बराबर भागों में विभाग करना। ठीक है, तो इसमें विभाग करने वाला बात तो है नहीं। संवेगात्मक कौशल यानी इमोशनल कौशल, संवेग ये भी नहीं है। अवलोकन कौशल, इसमें अवलोकन का भी कोई बात नहीं है। इसमें हो रहा है चिंतन। बच्चा सोचेगा कि सच में मृदा में वायु होता है, पानी में वायु होता है, शरीर में वायु होता है, हड्डियों में वायु होता है। इसमें सोचेगा, चिंतन करेगा। चिंतन कौशल का विकास किया जा रहा है। इसमें किस कौशल का विकास किया जा रहा है, चिंतन कौशल का विकास किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चिंतन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। पूछ रहा है भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। ऑप्शन में दे रहा है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में दे रहा है सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। थर्ड ऑप्शन में दे रहा है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले कुछ समय के लिए धूप में रखना। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि सब्जी को पहले अच्छा तरह से धोएं, फिर उसको काटें, फिर बनाएं। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही सबसे अच्छा तरीका है। काटने के बाद ना धोएं और
काटने और पकाने से पहले कुछ समय के लिए धूप में रखिएगा तो सब्जी सूख जाएगा, और तेल में छान उन के बनाइएगा जिससे बैक्टीरिया नष्ट होगा, ये तो होगा नहीं। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि सब्जी को अच्छी तरह से धोइए और फिर काटिए फिर बनाइए, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, पर्यावरण अध्ययन ईबीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है। क्या होता है, भार होता है, वह जगह घेरता है। ठीक है, दो चीज बताना चाह रही है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरता है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित 4 गतिविधि सुझाते हैं। क्या सुझाते हैं, 4 गतिविधि उसके सहयोगी सुझाते हैं। तो पहला गतिविधि क्या है कि खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे ढकेलें। स्ट्रॉ के माध्यम से जूस का खींचना। 2 भरे गुब्बारे को एक छड़ में बांधे और सम व्यवस्था में ले आए तथा एक गुब्बारे को क्या करें, फोड़ दें। उपरोक्त गतिविधि में से कौन सी गतिविधि वांछनीय परिमाणों को प्रदर्शित करता है। तो हमको क्या दिखाना है, पहला दिखाना है कि वायु में भार होता है और दूसरा दिखाना है कि जगह घेरता है। ठीक है, पहला क्या दिखाना है कि वायु में भार होता है और दूसरा दिखाना है जगह घेरता है। तो देखिए, आप एक बाल्टी ले लीजिए और बाल्टी में पानी भर दीजिए। ठीक है, पानी भरने के बाद एक गिलास को इसके ऊपर रखकर इसको नीचे धक्का दीजिए। देखिएगा गिलास को पानी ऊपर धक्का देगा, वो अंदर उसके अंदर पानी नहीं जाएगा और वो उसको पानी गिलास को ऊपर ढकेलेगा। क्यों, क्योंकि गिलास के अंदर हवा भरा हुआ है, उसमें पानी नहीं जा रहा है। उसको टेढ़ा कीजिएगा तो एक बगल से पानी घुसेगा तो एक बगल से हवा निकलेगा। तो ऊपर वाले ऑप्शन से हमको ये मालूम हो गया कि हवा क्या होता है, जगह घेरता है। दूसरा बोल रहा है कि वायु में भार होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तराजू लेंगे। तराजू को क्या करेंगे, यहाँ से एक गुब्बारा बांध देंगे हवा भर के और एक गुब्बारा यहाँ बांध देंगे हवा भर के, और किसी एक गुब्बारे को फोड़ देंगे। मान लीजिए इसको आप फोड़ दीजिए तो ये तराजू क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा और यहाँ से एक गुब्बारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें मालूम चल गया कि वायु में भार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसमें कहा दिया है, ए और डी ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और वह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन में दे रहा है, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को व्याख्यायित नहीं कर सकी, वह उनकी कक्षा की अध्यापिका नहीं है, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। क्या बोल रहा है, शिक्षिका की कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता रहती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि टीचर ने सही तरीका से नहीं पढ़ाया जिसके वजह से बच्चे नहीं सीख पाए। अगर बच्चा फेल कर रहा है इसका मतलब क्या होता है कि सिस्टम फेल कर रहा है, टीचर फेल कर रहा है। ठीक है, वो उसकी कक्षा का अध्यापिका नहीं है, इसलिए उन लोगों को अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया, ये नहीं होगा। क्या बोलते हैं कि विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीका से नहीं समझ सके, ये भी नहीं होगा। शिक्षिका है तो उनके कक्षा में अनुशासनहीनता रहता है और शिक्षक है तो बहुत बच्चे शांति पूर्वक से पढ़ते हैं, ये भी नहीं होगा। कोई कोई तो इतनी लेडी टीचर मतलब सिंसियरली पढ़ाती है कि बच्चे उसमें साइलेंट होकर पढ़ते हैं और थोड़ा सा भी बातचीत एक दूसरे से नहीं करते हैं, नहीं तो पिटाई भी लगता है। ठीक है, तो क्या है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि वह प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को क्या की, व्याख्यायित नहीं कर सकी, जिसके कारण बच्चे श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझ सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन में दे रहा है, क्या दे रहा है, निस्यादन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। देखिए अगर स्मार्ट बच्चा होगा तो इस क्वेश्चन को देखते ही इसका आंसर दे देगा क्योंकि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि वाष्पन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि
नमक को निकालेंगे। लास्ट चरण होता है वाष्पन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देख के ही आप लोग आंसर दे सकते हैं। अगर वाष्पन 2-3 में दिया हो तब आपको पूरा देखना पड़ेगा, नहीं तो अगर एक ही में दिया हो तो उसी को डायरेक्ट टिक मार दीजिए। देखिए जो नमक है, ये नमक है और यहाँ पर रेत है, इन दोनों का मिक्सचर को आप पानी में ऐसे पानी में डाल दीजिए। पानी में डालिएगा तो जो भी भारी होंगे पार्टिकल्स वो पानी के तल में ऐसे जाकर बैठ जाएंगे। तो जो बैठे हुए पानी जो बैठते हैं उसको बोला जाता है अवसादन। जो भी पार्टिकल्स नीचे बैठ गया तो अवसादन। तो सबसे पहला काम क्या होता है? अवसादन। फिर पानी को किसी बर्तन में आप उड़ेल लिए तो उसको बोला जाता है निस्तारण। फिर पानी को उड़ेलने के बाद किसी छननी उन्नी से उसको छान लीजिए तो उसको बोला जाता है निष्पादन। और फिर जो छना हुआ पानी है उसको गर्म कीजिएगा तो पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा और बच जाएगा क्या? नमक। तो लास्ट चरण में क्या होता है? वाष्पन। तो आप लोग डायरेक्ट वाष्पन लास्ट में दिया है तो उसको आंसर मार दीजिए, नहीं तो 2-3 में दिया है तो फिर आप देखना पड़ेगा। पहला काम होता है अवसादन, निस्तारण, निष्पादन और वाष्पन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है? रेखा की मां डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकिरी डालती है। ऐसा क्यों करती है भाई? पानी को रंग रहित करने के लिए? नहीं। हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए? कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए? पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। अवसादित मतलब फिटकिरी डालने से जो भी मतलब अपद्रव है नीचे जमीन जाकर तल में बढ़ जाएंगे, अवसादित हो जाएंगे, घुल जाएंगे। ठीक है, और बैठ जाएंगे नीचे। तो फिटकिरी डालने से क्या होगा? हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है? भार तोलक को प्राय ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो डैश से भरपूर हो। किससे भरपूर हो? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। देखिएगा जो बॉडी बिल्डर होता है, जिसका बहुत ज्यादा बॉडी बना होता है हाथ में, ठीक है, वो सब क्या करता है? वो सब प्रोटीन शेक पीता है। वो मास गेनर के लिए एक प्रोटीन का पाउडर आता है वो पीता है, जिससे उन लोगों का बॉडी बनता है। तो जो भी बॉडी बनाना चाहते हैं वो क्या करें? प्रोटीन युक्त आहार का प्रयोग करें। प्रोटीन युक्त आहार वो ज्यादा से ज्यादा ले, जिसके वजह से उनके शरीर में बहुत जल्द मांस दिखने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है? खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने के लिए विद्यार्थी की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यूहरचना सबसे प्रभावी होगा? अब देखिए, खाद्य श्रृंखला बच्चों को पढ़ाना है। आप चाहते हैं कि क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं सब इसको पढ़ें, सब इसमें अपना दिमाग लगाएं, सब के सब पढ़ें। ऐसा नहीं होता कि पढ़ाया जाता है तो 20 बच्चे 50 बच्चे में 40 बच्चा पढ़ता है लोग, 10 बच्चा सोया रहता है, चाहे 10 बच्चा किसी से बात करता रहता है। तो टीचर चाहता है कि सभी का भागीदारिता हो इस टॉपिक पे, सभी के सभी इसमें भाग ले। तो इसके लिए वो क्या करेंगे कि सभी के सभी बच्चे ध्यान लगा के बनाएंगे या पढ़ेंगे। तो ऑप्शन में दे रहा है विभिन्न को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। ठीक है, बच्चों को क्या करना है कि इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना है। तो देखिए, बच्चे इंटरनेट से जानकारी एकत्रित करेंगे तो उसमें वो ज्यादा जो दिखाएगा वही वो जान पाएंगे। ठीक है, श्याम पट पर लिखी हुई विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थी से कहना। इसमें भी वो ज्यादा भागीदारिता नहीं निभा पाएंगे और ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, जियो प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखला को सोचते हुए व्यवस्थित करने के लिए कहना। विभिन्न आवास में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखला को खोज करने के लिए विद्यार्थियों से कहना। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आप बच्चों से कहिए कि जियो प्ले कार्ड बनाए, एक छोटा सा कार्ड बनाए, उसमें घास ओस बना दे, इसमें घास बनाए। घास के बाद यहाँ पे क्या करें? बकरी बना दें, बकरी का फोटो बनाए। ठीक है, बकरी बना दिया। फिर बकरी के बाद
मनुष्य बना दिया। क्या बना दिया? मनुष्य बना दिया। मनुष्य का एक फोटो बनाया कार्ड पे। फिर मनुष्य के बाद यहाँ पे गिद्ध का फोटो बनाया। क्या बनाया? गिद्ध का फोटो बना दिया। फिर गिद्ध के बाद यहाँ पे क्या किया? जीवाणु का फोटो बनाया। क्या बनाया? जीवाणु का फोटो बना दिया। तो ये खाद्य श्रृंखला बना दिया। ठीक है, और इसको कहिए कि आप कि खाद्य श्रृंखला को व्यवस्थित करें। उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहिए कि बकरी घास को खाता है, मनुष्य बकरी को खाता है, गिद्ध मनुष्य को खाता है, और गिद्ध को क्या खा जाता है? जीवाणु खा जाता है। तो सभी बच्चे कार्ड बनाएंगे, छोटा छोटा बना बना के उसमें फोटो बनाएंगे। सभी का भागीदारिता होगा। ठीक है, सभी बच्चे भागीदारी उसमें अपना सुनिश्चित करेंगे। सभी बच्चे ये देखा देखी भी बनाएंगे कि बगल वाला बना रहा है तो हम भी बनाएं। थोड़ा ज्यादा जागरूक होकर बनाएंगे तो उससे वो ज्यादा सीख पाएंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं ना खाद्य श्रृंखला में कि जो घास होता है उसको बकरी खाता है, बकरी को मनुष्य खा जाता है, मनुष्य को गिद्ध खा जाता है, गिद्ध को जीवाणु खा जाते हैं। ये सब खाद्य श्रृंखला के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है? डैश के लिए मछली घर यानी एक्वेरियम। आप देखे हैं ना, ऐसा एक्वेरियम होता है, उसमें ऐसे पानी रहता है, उसमें मछली बनी होती है। ठीक है, मछली बनी हुई है, ऐसा मछली बनी हुई है, सब चल रही है। सब में हवा वाला पंप रखा जाता है। एक पंप रखा जाता है यहाँ पे, वो ऐसे बुलबुला छोड़ते रहता है, ऐसे बुलबुला छोड़ते रहता है पंप। ठीक है, तो किस लिए रखा जाता है? पानी को साफ करने के लिए, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए, मछली घर में एक्वेरियम को शोभा बढ़ाने के लिए। बुलबुला जो पंप रखा जाता है उसमें वो क्या शोभा बढ़ाएगा? उसका काम होता है कि अधिक से अधिक ऑक्सीजन को पानी में घोले, जिससे मछली को पर्याप्त मात्रा में क्या हो? ऑक्सीजन मिले और मछली मरे नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है? अंजलि की सहेली दांतों के क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीका बताती है। ठीक है, बता रही है कि दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेस पहने, बोल रहा है कि मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि के उपयुक्त तरीके में से किसका अनुपालन करना चाहिए? तो देखिए, इसमें आप दिन में 2 बार ब्रश कर रहे हैं, ये भी बात ठीक है। आप मिठाई, चॉकलेट, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, खाने के बाद कुल्ला करें, ये तीनों काम करेंगे तो आपका दांत क्या होगा? बहुत दिन तक चलेगा, क्षय नहीं होगा दांत का। ठीक है, तो ये देखिए ए, सी और डी, ए, सी और डी ऑप्शन नंबर 2 में, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है? जमीन पर रहने वाला जीव जंतु है। ये पूरा गोला है, इसमें क्या है? पानी में रहने वाला जीव जंतु है। ये पूरा गोला है, इसमें क्या है? अंडे देने वाले जीव जंतु हैं। तो देखिए, इतना जो पार्ट है इसमें का, इतना पार्ट है, ये सब क्या है? ये सब पानी में रहने वाले हैं। इतना जो पार्ट है ये सब क्या है? अंडा देने वाले पार्ट हैं। और इतना जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है क्या है? ये सब जमीन पर रहने वाले जीव हैं। लेकिन देखिए, जो इतना सारा ये सब पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो बोले जमीन और अंडा दोनों पे, जमीन पर रहने वाला और अंडा देने वाला भी पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है ये पानी और अंडा दोनों देने वाला है, और ये वाला पार्ट है जो जमीन और पानी दोनों पे रहता है। लेकिन ये वाला पार्ट देखिए तीनों को टच कर रहा है, यानी जमीन पे भी रह रहा है, पानी में भी रह रहा है, अंडा भी दे रहा है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव एक्स में रखे जा सकते हैं? मगरमच्छ, ईल, शार्क, मछली। शार्क देखिए, शार्क अंडा देता है और पानी में रहता है लेकिन जमीन पे नहीं रहता है। मछली भी पानी में रहती है, अंडा देती है, लेकिन जमीन पर नहीं रहती है। ईल भी ऐसा ही। लेकिन मगरमच्छ देखिए, मगरमच्छ क्या है? जमीन पे भी रहता है, पानी में भी रहता है, अंडा भी देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से जीव
जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों से मिलते हैं? मतलब कौन सा युग्म जो है पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में पाए जाते हैं? वृद्धि और भोजन बनाना। देखिए, वृद्धि तो होता है, लेकिन जीव तो भोजन बना लेते हैं, मतलब मनुष्य भोजन बना लेते हैं, लेकिन जंतु सब कहाँ भोजन बनाता है? प्रजनन और भोजन बनाना। प्रजनन भी होता है दोनों में प्रजनन होता है, लेकिन भोजन, वहीं फिर भोजन का बात आ गया। मनुष्य भोजन बनाता है, लेकिन जीव जंतु भोजन नहीं बनाते हैं, वो शिकार करके खा जाता है सब। प्रजनन और अंकुरण, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वृद्धि और प्रजनन। दोनों वृद्धि और प्रजनन होता है, दोनों का वृद्धि होता है, पेड़ भी बढ़ता है और प्रजनन करता है। एक पेड़ से बहुत सारे पेड़ निकल जाते हैं, उसके बीज से बहुत सारे पेड़ बन जाते हैं। जीव जंतु में भी वैसा ही है, वो सब भी वृद्धि करते हैं और प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि वृद्धि और प्रजनन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे आपस में निकटतम रूप से संबंधित है? मच्छर, मलेरिया, अनीमिया, लोहा मलेरिया, अनीमिया रक्त, लोहा हेमोग्लोबिन, एनीमिया आंवला, मच्छर डेंगू, लोहा गुण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि देखिए, मच्छर से मलेरिया होता है कि नहीं होता है, और अनीमिया जो है लोहा तत्व की कमी से होता है। ठीक है, लोहा तत्व की कमी के कारण अनीमिया हो जाता है, तो इसीलिए बोला जाता है आंवला, गुड़, पालक वगैरह खाया जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है? जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडा किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वो मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली एक्वेरियम का पानी, देखिए ऐसा क्यों हो रहा है? मछली को तैरने योग्य नहीं है। नहीं, वो तैर सकती है, ऑक्सीजन रहित नहीं, ऑक्सीजन तो है पानी में, मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है, ये भी नहीं होगा। खनिज रहित है, आप पानी को जब उबालिएगा तो उसमें जो भी खनिज है वो सारे के सारे खनिज नष्ट हो जाएंगे और फिर उसको कमरे के तापमान पर ठंडा करके मछली को रखिएगा तो ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहेगी, मर जाएगी कुछ देर के बाद, क्योंकि उसका सारा खनिज नष्ट हो चुका है, आप उबाल दिए हैं तो पानी को। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषता के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह, पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़, पानी नहीं, गहरे गहर, ऊंचे पहाड़, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि पानी नहीं है, गहरे गहर है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, वह समतल नहीं है, वहां पे वो पूरा समतल नहीं है, गड्ढे वगैरह बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है? आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम के लिए संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है, जैसे अपने आसपास पानी जमा ना होने दें, पानी के बर्तन, कूलर और टंकियों को साफ रखें, यदि कुछ जगह में पानी इकट्ठा हो तो तेल का छिड़काव करें, स्वयं के बचाव के लिए जाली या मच्छरदानी का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य डैश के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है। डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, चेचक और मलेरिया, डेंगू और आई फ्लू, टाइफाइड और हाइजा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। ये दोनों के दोनों मच्छर काटने से होता है, मच्छर के काटने से मलेरिया भी होता है और चिकनगुनिया भी होता है। ठीक है, तो अगर आप एक काम कीजिएगा कि अपने आसपास पानी जमा ना होने दीजिएगा, कूलर और बर्तनों में जो पानी या टंकियों में पानी है उसको साफ रखिएगा, पानी जहां लगा हुआ वहां पे मिट्टी का तेल का छिड़काव कर दीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन का आपूर्ति कट जाता है जिससे मच्छर के लार्वा का विकास नहीं हो पाता है। और अपने बचाव के लिए मच्छरदानी और जाली वगैरह का उपयोग कीजिएगा तो आपको डेंगू, जापानी मस्तिष्क ज्वर, चिकनगुनिया और क्या बोलते हैं मलेरिया से आप बचे रहिएगा। ठीक है, ये सभी बीमारी मच्छर को काटने से
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डैश में विद्यार्थी की सहायता करेगा, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करेगा, कक्षाई अध्ययन को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ना, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशल के विकास, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेना। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ना। बच्चे कक्षा में पढ़ा है वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु के बारे में पढ़ा है, आप उसको चिड़ियाघर में ले जा रहे हैं तो वहां पे पेड़ पौधों को अपने आंखों से देखेगा, जीव जंतु को आंखों से देखेगा, तो क्या होगा, वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ वो जुड़ेगा। जो भी पढ़ा है उसको अपने वास्तविक जीवन के साथ जोड़ेगा तो वो ज्यादा समझेगा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि वो अपने जो भी पढ़ाई किया है उस पढ़ाई को अपने वास्तविक जीवन से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीका से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, मानव दांत के प्रतिरूप दिखाना चाहिए, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री की देखने के लिए कहना चाहिए, बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए, पोषक तत्वों को भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए, श्याम पट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि सभी विद्यार्थियों को बोले कि अपना अपना टिफिन खोलो। बच्चा टिफिन खोला हुआ है, देख रहा है कि मेरी मम्मी मुझे दाल भात बना के दी है, किसी की मम्मी हलवा बना के दी है, किसी की मम्मी ब्रेड और जैम लगा कर दी हुई है। तो सभी बच्चे अपना अपना देख रहे हैं और टीचर उसका व्याख्या कर रहा है कि देखो बेटा दाल भात खाने से बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, ये खाने से वो मिलता है। तो पोषण प्रकरण को अच्छी तरीका से समझेंगे बच्चे। ठीक है, आप मतलब पाचन तंत्र का आरेख बनाइएगा तो नहीं ज़्यादा समझ पाएगा। पोषक तत्वों को भरपूर विभिन्न भोजनों का उदाहरण देने से भी कोई फायदा नहीं कि आप उसको आंखों देखा चीज दिखाइए। जितना आंखों देखा चीज दिखाएगा उतना ज़्यादा समझेगा बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का वही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है, शामिल करना। शामिल करना मतलब इंग्लिश में होता है इंगेज, खोजबीन यानी एक्सप्लोर, व्याख्या करना एक्सप्लेन, उसके बाद विस्तार देना इलैबोरेट, मूल्यांकन करना इवैल्यूएट, विज्ञान की प्रभावी शिक्षण से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण ईएस हैं। ठीक है, अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान के शिक्षक इनमें से निम्नलिखित गतिविधि कराने के लिए कहती है। ठीक है, तो क्या बोल रही है कि बीज को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रख दें। ठीक है, दूसरे में बोल रही है कि 2 दिन बाद बीज का अवलोकन करें, उनमें आए परिवर्तन को क्या करें, रिकॉर्ड करें। तीसरे में बोल रही पुस्तक में पढ़े गए दिए गए कार्यपत्र को वर्कशीट पर काम करें। तो पूछ रहा है कि शिक्षक द्वारा दिए गए गतिविधि में इन 5 ईएस में से कौन शामिल नहीं है, क्या है, कौन शामिल नहीं है। तो देखिए पहला में बोल रहा है कि बीज को रात भर रखें और उसे सूती कपड़ा में फिर रख दें, पानी में रखने के बाद सूती कपड़ा में रखें। तो काम क्या है, वो काम विस्तार है, यानी क्या है, इलैबोरेट करना। आप पानी में रख रहे हैं, गीले कपड़े में रख रहे हैं तो इलैबोरेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं कि परिवर्तन का रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, संकल्पनाओं का मतलब जो भी अवलोकन कर रहे हैं और उसमें परिवर्तन हुआ उसका रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे में बोल रहा है कि वर्कशीट तैयार कीजिए, यानी क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए मतलब क्या हुआ, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कौन कौन चीज शामिल नहीं हो रहा है, इसमें इंगेज शामिल नहीं हो रहा है, यानी शामिल करना नहीं हो रहा है, खोजबीन नहीं हो रहा है। तो देखिए इंगेज और एक्सप्लोर, इंगेज और एक्सप्लोर मतलब इंगेज माने शामिल करना, एक्सप्लोर माने खोजबीन। चौथा चीज शामिल नहीं हो रहा है, बाकी सभी चीज शामिल हो रहे हैं। इसमें विस्तार हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि इवैल्यूएशन हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है,
इसमें क्या हो रहा है कि व्याख्या हो रहा है, ठीक है, एक्सप्लेन हो रहा है, बच्चा उसको एक्सप्लेन कर रहा है, वर्कशीट तैयार कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का वही राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि इसमें चौथा में दिया हुआ है इंगेज, शामिल करना और खोजबीन, ये दो चीज नहीं हो रहा है, बाकी ये एक्सप्लेन करना, इलेबोरेट करना, इवैल्यूएट करना, ये तीनों चीज हो रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है, एक कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम कोयले के भंडारण में रिक्तीकरण प्रकरण को पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनुभाग बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया जाता है। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कि ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है, ये तो गलत बात है। दृश्य सामग्री है, ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री, आप उस पर जो चीज बनाइएगा वो अच्छे तरीके से दिख पाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई विजुअल चैलेंज बच्चा है जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, वो क्या देखेगा, वो देख पाएगा? नहीं देख पाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नजदीक है। मल्टीमीडिया सामग्री का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक क्या है, मितव्ययी है। क्या बोल रहा है, दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। तो देखिए हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। अब देखिए अनुभाग अ का जो बच्चा है सब पेट्रोलियम कोयला के बारे में पढ़ाया गया है, तो उन लोगों को मल्टीमीडिया कैप्सूल, यानी मल्टीमीडिया कैप्सूल मतलब मोबाइल लैपटॉप वगैरह से पढ़ाया गया है। तो उसमें बच्चे जो मान लीजिए कि डीडी है, मतलब जो कान से नहीं सुनते हैं, बहरे हैं, वो तो मल्टीमीडिया से पढ़ेंगे तो उनको बहरे हैं तो आँख से देख रहे हैं तो देख कर समझ लेंगे, लेकिन जो अंधे हैं वो कान से सुनकर समझ लेंगे। लेकिन अब मान लीजिए कि आप ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ा रहे हैं, तो जो देखने वाला है वो देख के तो समझ जाएगा, लेकिन जो सुनने वाला नहीं है वो कैसे मतलब समझेगा। जो अनुभाग अ है उसका बच्चा मतलब अच्छी तरीका से समझा है लोग, उसमें जो देख रहा है और सुन रहा है वो तो अच्छी तरीका से ऐसे भी समझ जाएगा, लेकिन जो देख नहीं रहा है, नहीं सुन रहा है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाएगा। दृश्य और श्रव्य सामग्री को बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल किया गया है। इसमें सभी बच्चों का ध्यान रखते हुए पढ़ाया गया है मल्टीमीडिया कैप्सूल से, इसलिए अनुभाग अ का बच्चा को बेहतर पाया गया अनुभाग ब के बच्चा से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। मान लीजिए एक कक्षा है, उसमें सभी लोग औसत मतलब 50 नंबर ला रहे हैं, 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 40 नंबर ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं, 40 नंबर ला रहे हैं, ठीक है। अब क्या किया जाए, उन्हें अन्य विद्यार्थियों को के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। क्या करना पड़ेगा कि ये भी 40 नंबर लाने वाले 4 बच्चे, ये सभी जो 50 नंबर ला रहे हैं, इनके बराबर हो जाए। कोई ऐसा शिक्षण पद्धति या व्यूह रचना करना पड़ेगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि उन्हें अगली पंक्ति में बैठाएं और उन्हें उनके कामों का पर्यवेक्षण करें, जो बना रहे हैं उनको देखा जाए और अगली पंक्ति में आगे फर्स्ट बेंच पर बैठा दिया जाए। इससे नहीं होगा। उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्र की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, यह सुनिश्चित करना कि नियमित रूप से विद्यालय आए और रोज रोज विद्यालय आए, पीछे बैठे पढ़े ही नहीं तो थोड़े बराबर हो जाएंगे। उन्हें घर पे करने के लिए अतिरिक्त असाइनमेंट यानी दत्त कार्य देना। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि वो किस चीज में कमजोर है उसका पहचान करना और उसको सुधार करने का उपाय उपलब्ध कराया जाए बच्चों को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रमों में कौन सा सही तरीका है, ठीक है। तो देखिए
कोई भी चीज बनाने के लिए सबसे पहला काम होता है डिजाइन तैयार करना। आप घर ही बना रहे हैं तो सबसे पहला क्या किया जाता है, डिजाइन बना रहे हैं, डिजाइन सोच रहे हैं, डिजाइन, उस डिजाइन का एक नक्शा तैयार कीजिएगा, दूसरा काम होता है। ठीक है, तो उसी तरह इसमें भी होता है, सबसे पहले डिजाइन तैयार करना होता है, उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ता है। ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद क्या किया जाता है, उसमें प्रश्न लिखा जाता है। प्रश्न लिखने के बाद उसका संपादन करना, और संपादन करने के बाद उसको क्या किया जाता है, अंक का नियोजन किया जाता है। ठीक है, अंक योजना लिखना होता है कि ये क्वेश्चन इतने अंक का, ये क्वेश्चन इतने अंक का। जब आप टीचर बनिएगा आपको क्वेश्चन सेट करने के लिए दिया जाएगा तो इसी ढांचा पे आपको क्वेश्चन सेट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले डिजाइन तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद प्रश्न लिखना पड़ेगा, उसका संपादन करना होगा, बाद में उसका क्या करना होगा, अंक का योजना लिखना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पे आप लोगों का समाप्त होता है। फिर हम मिलेंगे आपसे किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।